हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज की इस वीडियो में हम लोग 11 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को सीखने जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट भी करें। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। आज का हमारा पहला टॉपिक है इन कोर्स ऑफ टाइम, जिसका मतलब होता है समय के साथ साथ। सेंटेंस बनाने के स्ट्रक्चर रूल की अगर बात करते हैं तो सेंटेंस बनाने का रूल होगा इन कोर्स ऑफ टाइम प्लस सेंटेंस। पहले इन कोर्स ऑफ टाइम लिखेंगे, उसके बाद हम अपना पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे। सेंटेंस हमारा कुछ भी हो, किसी भी टेंस का हो। पहला सेंटेंस है समय के साथ साथ परंपराएं बदलती हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम ट्रेडिशंस कीप चेंजिंग। समय और उम्र के साथ साथ दुनिया की सभी चीज़ों में बदलाव आती रहती हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम एंड एज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड कीप्स चेंजिंग। समय के साथ साथ या समय के साथ तुम भी काफ़ी बदल चुके हो। इन कोर्स ऑफ टाइम यू हैव चेंज्ड अ लॉट। समय के साथ साथ हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो रहा था। इन कोर्स ऑफ टाइम द सिचुएशन वॉज गेटिंग वर्स। गेटिंग वर्स का मतलब होता है और ज़्यादा ख़राब होना। समय के साथ साथ आप भी काफ़ी बदल गए हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम यू हैव चेंज अ लॉट एज वेल। समय के साथ साथ हर समस्या का हल हो जाता है। इन कोर्स ऑफ टाइम एवरी प्रॉब्लम गेट्स सॉल्व्ड। समय के साथ साथ आप खुद को कभी ना भूलें। इन कोर्स ऑफ टाइम यू नेवर फॉरगेट योरसेल्फ। समय के साथ साथ आपको भी समझदार बनना चाहिए। इन कोर्स ऑफ टाइम यू शुड ऑल्सो बिकम अ सेंसिबल। हु द हेल आर यू, ये है हमारा अगला टॉपिक, जिसका मतलब होता है तुम कौन होते हो या तुम होते कौन हो। ये अपना अपना बोलने के स्टाइल पर निर्भर करता है। तुम होते कौन हो मुझे घूरने वाले। हु द हेल आर यू टू स्टेयर एट मी। स्टेयर एट का मतलब होता है किसी की तरफ टकटकी लगाकर देखना, घूरना, निहारना। तुम होते कौन हो मेरे भाई को पीटने वाले। हु द हेल आर यू टू बीट माई ब्रदर। हु द हेल आर यू टू बीट माई ब्रदर। तुम होते कौन हो मुझे बुरा भला कहने वाले। हु द हेल आर यू टू रिब्यूक मी। रिब्यूक का मतलब होता है फटकार लगाना, बुरा भला बोलना। तुम होते कौन हो उसको छूने वाले। हु द हेल आर यू टू टच हर हैंड। तुम होते कौन हो उसका हाथ छूने वाले। हु द हेल आर यू टू टच हर हैंड। मेरे सामने उसे गाली देने वाला वह होता कौन है। हु द हेल इज ही टू अब्यूज हर इन फ्रंट ऑफ मी। हु द हेल इज ही टू अब्यूज हर इन फ्रंट ऑफ मी। वह होता कौन है तुम पर लाइन मारने वाला। हु द हेल इज ही टू आई अप ऑन यू। आई अप का मतलब होता है लाइन मारना, नज़र डालना, नज़र रखना।
वह होता कौन है तुम्हें ढेर सारे पैसे और गिफ्ट देने वाला? Who the hell is he to give you a lots of money and gifts? हमारा अगला टॉपिक है मीन नथिंग टू, जिसका मतलब होता है कोई मायने नहीं रखना, कोई मायने नहीं होना। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मीन नथिंग टू प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है इसका, मेरी ज़िंदगी में अब तुम्हारा कोई मायने मतलब नहीं है। यू मीन नथिंग टू मी इन माई लाइफ। यू मीन नथिंग टू मी इन माई लाइफ। अब मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता, या अब मेरा तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं है। नाउ आई मीन नथिंग टू यू। तुम्हारी ज़िंदगी में माता पिता का कोई मायने मतलब नहीं है। पेरेंट्स मीन नथिंग इन योर लाइफ। पेरेंट्स मीन नथिंग इन योर लाइफ। मोबाइल और लैपटॉप उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स मीन नथिंग टू हिज लाइफ। मोबाइल्स एंड लैपटॉप मीन नथिंग टू हिज लाइफ। पैसा, गाड़ी, बैंक बैलेंस या मेरे माता पिता की खून पसीने की कमाई का मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है या कोई मायने मतलब नहीं है। मनी, मोटर कार्स, बैंक बैलेंस और हार्ड अर्न मनी बाय या ऑफ माई पेरेंट्स मीन नथिंग टू मी। सेकेंड टू नन अगला टॉपिक है, इसका मतलब होता है किसी से कम नहीं। इन टर्म्स ऑफ का मतलब होता है के मामले में। और सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सेकेंड टू नन। पैसे कमाने के मामले में वह लड़का बहुत मेहनती है। इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी दैट बॉय इज हार्ड वर्किंग। डेलीजेंट भी बोल सकते हैं, लेबोरियस भी बोल सकते हैं, हार्ड वर्किंग भी बोल सकते हैं। झगड़ने के मामले में झगड़ने के मामले में मेरे सारे दोस्त किसी से कम नहीं है। इन टर्म्स ऑफ क्वारलिंग माई ऑल फ्रेंड्स आर सेकेंड टू नन। पढ़ाई लिखाई के मामले में वह किसी विद्वान से कम नहीं है। इन टर्म्स ऑफ स्टडीज ही इज सेकेंड टू नन। सम्मान पाने के मामले में आप किसी से कम नहीं हो। इन टर्म्स ऑफ गेटिंग रेस्पेक्ट यू आर सेकेंड टू नन। इन टर्म्स ऑफ गेटिंग रेस्पेक्ट यू आर सेकेंड टू नन। रिगार्डलेस ऑफ, जिसका मतलब होता है कि परवाह किए बिना। रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, किसी चीज़ की परवाह किए बिना। और रिगार्डलेस के बाद कोई नाउन अगर आता है, जैसे पैसों की परवाह किए बिना या कुछ भी आप जोड़ सकते हैं, तो रिगार्डलेस प्लस नाउन या ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन कुछ भी आप लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू नीड। अगला हमारा टॉपिक है ओवर, जिसका मतलब होता है को लेकर या के ऊपर। सेंटेंस बनाने का रूल है सेंटेंस प्लस ओवर प्लस वर्ब प्लस प्रोनाउन। और देखते हैं इसका पहला सेंटेंस। कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था। There was an outcry in the whole world over coronavirus. There was an outcry in the whole world over coronavirus. प्रॉपर्टी को लेकर दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। Both of brothers had a fight over property. Both of brothers had a fight over property. इस बात को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। अभी कंट्रोवर्सी इज गोइंग ऑन ओवर दिस मैटर। अभी कंट्रोवर्सी इज गोइंग ऑन ओवर दिस मैटर।
पैसों को लेकर या पैसों के चलते उसे तमाशा खड़ा कर दिया। ही क्रिएटेड अ सीन ओवर मनी। ही क्रिएटेड अ सीन ओवर मनी। राजनीति के मुद्दों को लेकर हम दोनों के बीच बहस हो गई। We both had an argument over political issues. We both had an argument over political issues. Poison someone's ear का मतलब होता है किसी का कान भरना, किसी के कान में जहर भर देना या किसी के खिलाफ कुछ बोल देना। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव। वह हमेशा मेरी पत्नी के कान भरता है। He always poisons my wife's ear. He always poisons my wife's ears. क्या तुमने उसका कान भर दिया? Did you poison his ear और her ear दोनों बोल सकते हैं। तुम उसका कान क्यों भरते रहते हो? Why do you keep poisoning his or her ear? क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं है कि लड़की के बारे में बोला जा रहा है या लड़का के बारे में। तुमने मेरे भाई का कान क्यों भर दिया? Why did you poison my brother's ear? Why did you poison my brother's ear? तुम्हें किसी का कान भरने में क्या मिलता है? What do you get by poisoning someone's ear? What do you get by poisoning someone's ear? अगला टॉपिक है there used to be। इसका मतलब होता है हुआ करता था। सेंटेंस बनाने के रूल की बात करें तो there used to be प्लस नाउन। यहाँ एक मैदान हुआ करता था। there used to be a pond here। यहाँ एक तालाब हुआ करता था। there used to be a pond here। यहाँ एक बड़ी और गहरी नदी हुआ करता था। there used to be a big and deep river here। यहाँ एक बड़ी और गहरी नदी हुआ करती थी। there used to be a big and deep river। यहाँ एक पक्की सड़क हुआ करता था। there used to be a metalled road here। there used to be a metalled road here। यहाँ एक बड़ा भुताहा महल हुआ करता था। there used to be a haunted palace here। there used to be a haunted palace here। अगला हमारा टॉपिक है नथिंग शॉर्ट ऑफ, जिसका मतलब होता है किसी से कम नहीं। सेंटेंस रूल की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नथिंग शॉर्ट ऑफ प्लस उसके बाद आने वाला नाउन या ऑब्जेक्ट होगा। आप किसी शैतान से कम नहीं हो। यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ डेविल। यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ डेविल। वह किसी से कम नहीं है। शी इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ एनी वन। शी इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ एनी वन। तुम किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हो। यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ एन एक्ट्रेस। यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ एन एक्ट्रेस। तुम किसी कलाकार से कम नहीं हो। यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ एन आर्टिस्ट। वह किसी कारीगर से कम नहीं है। ही इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ एन आर्टिसन। आर्टिसन का मतलब होता है कारीगर। अगला हमारा टॉपिक है इन ऑर्डर टू, जिसका मतलब होता है के उद्देश्य से। आइए देखते हैं इसे सेंटेंस में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। सेंटेंस में इसके दो पार्ट होंगे, तो सेकंड पार्ट को पहले लिखेंगे, उसके बाद इन ऑर्डर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक दिन धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने के उद्देश्य से आज मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है।
आज मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है, ये हम पहले लिखेंगे, उसके बाद इन ऑर्डर टू लिखेंगे, उसके बाद बचा हुआ सेंटेंस बाद में लिखेंगे। तुम्हारी झलक पाने के उद्देश्य से मुझे यहाँ आना पड़ा। आई हैड टू कम हेयर इन ऑर्डर टू गेट योर ग्लिम्स। आई हैड टू कम हेयर इन ऑर्डर टू गेट योर ग्लिम्स। अगला हमारा है इंस्टेड ऑफ, जिसका मतलब होता है के बजाय। स्ट्रक्चर है इसका, सेकंड सेंटेंस पहले, उसके बाद इंस्टेड ऑफ, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद सेंटेंस का बचा हुआ भाग। उसने मिठाइयाँ मुझे देने के बजाय उसे दे दिया। ही गेव मी स्वीट्स इंस्टेड ऑफ गिविंग मी। उसने मिठाइयाँ मुझे देने के बजाय उसे दे दिया। ही गेव हिम स्वीट्स इंस्टेड ऑफ गिविंग मी। उसने मुझे कॉल करने के बजाय उसे कॉल कर दिया। ही कॉल्ड हिम इंस्टेड ऑफ कॉलिंग मी। He called him instead of calling me. उसने पैसा मुझे देने के बजाय मेरे बेटे को दे दिया। He gave money to my son instead of giving me. He gave money to my son instead of giving me. उसने रामू को पीटने के बजाय सोमू को पीट दिया। He beat सोमू instead of beating रामू. He beat Somu instead of beating Ramu. That's all for today's video. I hope you might have liked this video, because today we have learned 11 structures, and that too all structures are most advanced structures, especially for spoken English, along with a lot of long and short sentences for our spoken practice. So please keep practicing to get your fluency and to get your confidence. But don't forget to like, subscribe and share this video. And after watching this video, please write your comment in the comment box. That's all for today's video. Okay, see you tomorrow. For till then, goodbye and take care of yourself, and thanks for watching this video.